रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए, कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। यानी कि कक्षा 9 में हम यह पढ़ चुके हैं कि कोई भी रासायनिक क्रिया है, हाँ, वह समय किसी एक तत्व का जो परमाणु है वह दूसरे तत्व के परमाणु से नहीं बदलता है। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में हम बताएं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे कि परमाणु के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 तथा 4 में अध्ययन करेंगे। यानी कि जो भी रासायनिक क्रिया बन रही है उसे आप तीसरे चौथे अध्याय में पढ़ेंगे। अब संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया का मतलब कि कोई भी, जैसे दो अभिकारक, जैसे A प्लस B, दो अभिकारक से एक उत्पाद बनता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे देखिए क्रियाकलाप 1.4 में दिया है कि एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। यानी कि एक बीकर लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, जैसे देखिए यहाँ पे एक बीकर दिया है, इसमें आप कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए और बुझा हुआ चूना, जल भी लीजिए और बुझा हुआ चूना। देखिए इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए, यानी हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा इसमें जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, जैसे चित्र में ये देखिए स्पर्श कर रहा है ना, दिखाया गया है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन होता है? जब आप बीकर को टच करते हैं तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना जब हम इसमें मिलाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा जब जल डालते हैं इसमें, तो उसमें गर्माहट होती है, बुदबुदा पानी जो होता है बहुत गर्म होने लगता है। अब गर्म होगा तो बीकर भी गर्म होगा, तो जब हम उसे टच करेंगे तो हमें गर्माहट फील होगा। ठीक है। अब देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड यानी बुझा हुआ चूना प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस ऊष्मा निकालता है, यानी बुझा हुआ चूना है। ये बिना बुझा हुआ चूना है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद करते हैं। जैसे देखो कैल्शियम ऑक्साइड है और जल, ये दोनों मिलकर एक ही चीज़ का निर्माण करते हैं ना, एक ही चीज़ बनाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर आपस में मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो, यही है देख लो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यही इसमें दो या दो से अधिक अभिक्रिया आपस में मिलकर जब एक चीज़ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है, ऊपर दी गई अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। आप देखे होंगे अपने घरों में कि चूना लाते हैं, उसे पानी में कुछ देर तक रख देते हैं, फिर उसके बाद वह देखे होंगे कि वह खौलता रहता है। उसमें अगर जो हाथ डालेंगे तो बहुत तेज़ जलेंगे आप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से
अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी के सफ़ेदी करने के सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। यानी कि जब हम चूना दीवार पे लगाते हैं तो उसके 2 या 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट ही है। जो संगमरमर बना है उसका जो रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं और प्लस वाटर बनता है। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करें। जैसे कोयले का दहन कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। H2 गैस तथा O2 से जल का निर्माण करते हैं। H2 O2 2H2 इसे संतुलित मतलब आप देखिए कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर संतुलित नहीं है तो उसे संतुलित कीजिए। ये तो संतुलित है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसमें H2 है और O2 दो अभिकारक है ना, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है। हाँ, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी मतलब हल्का हल्का उसमें पानी डालते हैं तो और चूना मिला के पानी डालते हैं तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में जो उत्पाद के निर्माण में जब जैसे हम उत्पाद बनाते हैं उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि ऊष्मा भी जब उसमें उत्पन्न होगी तो उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जो प्राकृतिक गैस है उसका दहन, जैसे मीथेन प्लस O2 से CO2 प्लस वाटर प्लस ऊर्जा निकलता है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? यानी जो हम सांस लेते हैं यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कि आप यह बात जानते हैं? हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे इतना बड़ा मतलब खाना इतना बड़ा है, जब उसे हम खाते हैं तो ऐसे ऐसे तोड़ देते हैं इतने इतने, फिर जब हमारे स्टमक में जाता तो ये और छोटा छोटा टूट जाता है। यही है। उसके बाद सेल ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा हमारे सेल में जाती है। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन आप 6 में करेंगे। अध्याय 6 में आप इस श्वसन की अभिक्रिया मतलब श्वसन पढ़ेंगे। जैसे ग्लूकोज
प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊर्जा बनाते हैं। जैसे साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य जो हैं का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। यानी विघटित हो जाते हैं, विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। कंपोस्ट का मतलब कि सड़ गल जाए। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। आइए देखते हैं क्रियाकलाप। यहाँ पे देखिए, गैस को धीमी से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए, हल्का सा क्वथन अपने नाक की ओर मोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए क्वथन नली, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। क्वथन नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर ना करें, ठीक है। जो क्वथन नली के जो खुले सिरे हैं या जो खुला सिरा है यह अपने पड़ोसी या अपनी ओर ना करें। ये बर्नर है। फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल इसमें भरा है। देखिए वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए जैसे चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए, यानी यह जो क्रिस्टल है उसके रंग को इसके रंग को देखिए, क्रिस्टल के रंग को देखिए। आइए, क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक यानी विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। जैसे फेरस सल्फेट दिया है, फेरस ऑक्साइड, SO2 SO3 इतना निकला, मतलब इतना बना है इससे। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यानी कि अभिकारक एक है लेकिन उत्पाद 3 है। यानी कि एक अभिकारक से छोटे छोटे कई उत्पाद का प्रदान हुआ है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है। यानी कि जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो उसमें से जल निकल जाता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 तथा SO3 गैसें हैं। यानी SO2 और SO3 गैसें हैं जबकि जो फेरिक ऑक्साइड है यह ठोस है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम डाइऑक्साइड में वियोजन होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। यानी कि बहुत से उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसे या तो हम चूना कह सकते हैं या बिना बुझा हुआ चूना कह सकते हैं। इसके अनेक उपयोगों में एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है। उसमें वियोजन अभिक्रिया एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप में दिखाया गया है। देखिए क्रियाकलाप 1.6 में देखते हैं। एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए जैसे चित्र 1.5 में दिखाया गया है। आपने क्या देखा? यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट कर लीजिए। देखिए परख नली पकड़ने वाला चिमटा है, तो परख नली और पकड़ने वाला चिमटा है। एक क्वथन नली है और इसमें लेड नाइट्रेट और ये बर्नर है। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। इसमें जो है यहाँ पे देखो भूरे रंग का है ना, यह धुआं निकलता है, यही नाइट्रोजन ऑक्साइड है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है: लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। आइए क्रियाकलाप 1.7 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन अभिक्रियाएं करें। देखिए क्रियाकलाप 1.7 में एक प्लास्टिक का मग लीजिए। एक ये प्लास्टिक का मग है, इसकी तली में 2 छिद्र करके उनमें रबड़ का डाट लगा दीजिए। यानी कि यहाँ पे 2 छिद्र करके इसमें रबड़ का डाट लगा दें। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ देखिए कार्बन इलेक्ट्रोड है, इसमें कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दिए हैं। फिर इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए हैं। फिर मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। यह जो इलेक्ट्रोड है ये वाला उसमें डूब जाए, इतना जल हम उसमें डाल देते हैं मग में। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। इसके यह देखिए ये है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जल से भरी 2 अंशांकित परखनलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। ठीक है। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। इन दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं इसमें कुछ बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ये बुलबुले अंशांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों प्रखनलियों में एकत्र गैस का आयतन समान है? इसमें जो दोनों प्रखनली हैं इसमें जो एकत्रित गैस हैं इनका आयतन समान है। देखें जब दोनों प्रखनलियाँ गैस से भर जाएं तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों प्रखनलियों के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए। यानी कि एक जलती हुई मोमबत्ती लाइए और जो इन दोनों इलेक्ट्रोड दिए हैं इसके मुंह के ऊपर लगाकर गैसों की जांच कीजिए। सावधानी रहे, इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। दोनों स्थितियों में क्या होता है? दोनों प्रखनलियों में कौन सी गैस उपस्थित है? आप देखते होंगे कौन सी गैस उपस्थित है उसमें। अब क्रियाकलाप 1.8 देखते हैं। सूर्य प्रकाश की किरण आती है। देखें चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। इसका रंग क्या है? इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए।
यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में रख दिया गया है। ये चाइना डिश है और सिल्वर क्लोराइड है। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। यानी कि जो सूर्य की जब प्रकाश पड़ती है उस पर तो जो श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड है वह धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, इसके प्रकाश जब पड़ता तो सिल्वर प्लस क्लोराइड में चेंज हो जाता है। अब सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर प्लस ब्रोमाइड में चेंज हो जाता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है? हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जो अभिक्रिया इसमें दी है इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करके एक परखनली में 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डाल कर कांच की छड़ से मिलाइए। यानी कि जो एक परखनली लीजिए उसमें 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड मिला दीजिए और इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए। अपनी हथेली से परखनली के निचले सिरे को छुइए। यानी कि यहाँ पे ये बना है, इसको अपने हथेली से ऐसे नीचे इसको छुइए। आप कैसा महसूस करते हैं कि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी है? आप क्या महसूस करेंगे, यह ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है? अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया। ये जो क्वेश्चन है उसी के साथ ये भी क्वेश्चन करेंगे। क्रियाकलाप 1.9 लोहे के 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 परखनलियाँ लीजिए। प्रत्येक परखनली में 100 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। 2 कीलों को धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक परखनली ए के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रखिए। तुलना करने के लिए एक कील को अलग कर लीजिए। ठीक है। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। परखनली ए तथा बी के कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग को तीव्रता को तुलना कीजिए। यानी कि परखनली ए और जो बी है इसमें जो कॉपर सल्फेट का विलयन लिए हैं नीले रंग की तीव्रता को तुलना कीजिए कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कीलों से कीजिए। ये परखनली है, इसमें धागा डाल दीजिए और 2 कील ले लीजिए लोहे की कील। एक को बाहर रखिए और एक को उसके अंदर डालिए और दोनों को देखकर उसकी तुलना कीजिए। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली हुई लोहे की कील। देखो ये कॉपर सल्फेट से के विलयन से बाहर निकाली हुई कील है और यह है लोहे की कील। अब देखो कॉपर सल्फेट का विलयन परखनली स्टैंड्स अभिक्रिया मिश्रण परखनली भी है। अब देखते हैं लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो। जो लोहा है लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया है? देखो ये लोहा है, इसका रंग भूरा क्यों हो गया है? तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग
मलिन क्यों पड़ गया है ना। इस क्रिया में निम्नलिखित अभिक्रियाएं हुई हैं। आयरन है, कॉपर सल्फेट है, आयरन सल्फेट है और कॉपर बना है। इस अभिक्रिया में यह जो अभिक्रिया दी गई, इस अभिक्रिया में लोहा यानी आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण देखिए, जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट कॉपर, लेड कॉपर क्लोराइड, लेड क्लोराइड कॉपर। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, यानी कि जिंक तथा लेड जो है यह कॉपर की अपेक्षा में अधिक क्रियाशील तत्व है। वह कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 1.10 में हम देखते हैं, एक परखनली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। एक अन्य परखनली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए। दोनों विलयनों को मिला लीजिए और देखिए क्या होता है। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखें, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड बना है। ऐसा क्यों होता है? Ba+2 SO4-2 की अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ये आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दें, जिसमें आपने लेड यानी नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिश्रित किया था। पहला है, अवक्षेप किस रंग का था? क्या आप अवक्षेपी यौगिक का नाम बता सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? अब देखते हैं उपचयन एवं अपचयन। देखिए, क्रियाकलाप 1.11। चाइना डिस्क में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। आपने क्या देखा? चलिए, कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बनता है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन तापन यानी हीट करने पे कार्बन ऑक्साइड बनता है। यदि इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O, ताप करते हैं इसको यानी हीट करते हैं, कॉपर प्लस वाटर बनता है। देखिए, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। यानी कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम उपचयन कहते हैं, तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास होता है तो उसे हम उसका अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब ऑक्सीजन बढ़ेगा
जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उसे हम उपचयन, जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उसे हम उपचयन, और जब ऑक्सीजन घटेगा तो उसे हम अपचयन कहते हैं। ठीक है। अभिक्रिया 1.29 में कॉपर सेकंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, इसलिए यह उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और H2 है, यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे वाटर है। अब इसमें देखो, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर को X मान लेते हैं और ये -2 इक्वल्स टू 0, यानी X इक्वल्स टू 2, यानी कॉपर +2 में है, इस तरफ कॉपर +2 में है और यहाँ पे कॉपर 0 में है, यहाँ पे कॉपर 0 में है ना। देखो यहाँ पे +2 में है और 0 में है, तो +2 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है? +2 बड़ा है, यानी कि बड़ा से छोटा में जा रहा है, यानी कि घट रहा है तो इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन यहाँ पे एक मिनट देखो, यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 0 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 0 है। और यहाँ पे देखो 2x - 2 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी x इक्वल्स टू +1, यानी कि यहाँ पे वाटर जो हाइड्रोजन जो है +1 में हो रहा है, तो 0 से 1 में हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, तो इसे हम उपचयन कहेंगे। ठीक है। यानी कि कोई भी रिएक्शन है उसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ में हो रहा है, तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण: जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए Zn को x मानिए, ऑक्सीजन का 2 होता है, इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, यानी कि यहाँ में +2 है, इधर 0 है, इधर 0 है, इधर 0 है और इधर +2 है। इधर यहाँ +2 है। अब देखो यहाँ पे जिंक का अपचयन हो रहा है और कार्बन का उपचयन हो रहा है, इसी तरह से ये भी हो जाएगा। अभिक्रिया 1.31 में कार्बन अपचयित होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा Zn कार्बन जो है उपचयित होकर CO बना रहा है और ZnO अपचयित होकर Zn बनाता है। अभिक्रिया 1.32 में HCl Cl2 में अपचयित तथा MnO2 MnCl में अपचयित हो रहा है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास रहता है। ठीक है। यानी कि हम किसी भी अभिक्रिया में हम उसे अपचयित तब कहेंगे जब उसमें ऑक्सीजन बढ़े और हाइड्रोजन घटे। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन घटे और हाइड्रोजन बढ़े। यहाँ पे देखते हैं, ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिपन का वायु यानी ऑक्सीजन में दहन होता है तथा
श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का अपचयन होता है या उपचयन होता है या अपचयन। आप बताइए कि जिसमें, देखिए फिर से पढ़िए 1.1 पर ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के पदार्थ मैग्नीशियम रिबन का वायु यानी ऑक्सीजन में दहन होता है, यानी कि ऑक्सीजन का दहन होता है तथा यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन को जलाया जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम Mg+O2 से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 0 पे है और यहाँ पे मैग्नीशियम +2 में है, +2 में है, तो क्या हो रहा है, इसमें उपचयन हो रहा है, उपचयन। जीरो से +2 में जा रहा है तो मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है, और ऑक्सीजन 0 है। अब जीरो से मैग्नीशियम -1 में जा रहा है, 0 से -1 में जा रहा है, तो इसका भी उपचयन ही होगा, इसका भी उपचयन होगा, यानी कि इसमें दोनों का उपचयन ही होगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? चलिए संक्षारण करते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लाली मायुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संरक्षित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के ही उदाहरण हैं। यानी कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्र आदि के संपर्क में आती है तो तब ये संक्षारित होते हैं, यानी कि उसका संक्षारित, इसे हम संक्षारण अभिक्रिया मतलब संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है, यानी कि जंग लगना एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। विकृत गंधिता, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? बदबू करने लगती है, देखते होंगे। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक
मिलाए जाते हैं। यानी कि जैसे जो तेल और वाले हैं या वसा युक्त हैं खाद्य सामग्री या खाने वाले सामान हैं, उसका उपचयन रोकने के लिए उसमें प्रतिऑक्सी कारक मिलाया जाता है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। यानी कि जिसमें हवा हवा ना जाए ऐसे बर्तनों में जब हम कोई चीज़ रखते हैं तो उसमें भी उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनने वाले चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। ठीक है, तो आज की हम क्लास यहीं तक रखते हैं। जो इसमें प्रश्न दिया गया है उसे हम कल की क्लास में सभी प्रश्न उठा के कर लेंगे इसी में। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।